हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 8th साइंस का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का हमने कुछ पार्ट्स पहले से पढ़ चुके हैं, तो जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे उसके आगे आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो हम लोगों ने ये देख लिया था, देखिए सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कास्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा कि जो मनुष्यों में या ह्यूमंस में जो डिजीज होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं। तो उन रोगों के बारे में इसमें दिया गया था, टेबल आपने बना लिया था। लेकिन यहाँ पे जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसमें ये देखना है सम डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे देखिए इन एनिमल्स सम डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। तो जिस तरीके से ह्यूमंस में जो है रोग होते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, उसी तरीके से जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण बहुत सारे रोग होते हैं। तो हम इसमें जो है आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली काज डिजीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। तो इसका मतलब ये होगा कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सिर्फ मनुष्यों में ही रोग का कारण नहीं होते हैं बल्कि जंतुओं में भी वो रोग का कारण बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंथ्रैक्स। ये देखिए कितना बहुत ही डेंजरस से रोग होता है। एंथ्रैक्स यहाँ पे दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एंथ्रैक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरियम। तो ये जो एंथ्रैक्स होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये मनुष्यों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज काज्ड बाय वायरस। तो जंतुओं में पैर का एक रोग होता है कि अपने पैर को ठीक से रख नहीं पाते हैं और इनके मुंह में कुछ छाले वगैरह पड़ने जैसी बीमारी होती है, जो कि किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा होती है। लेकिन जो एंथ्रैक्स होता है वो एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो एंथ्रैक्स की खोज किसने किया था, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, दिया गया है इसमें। रॉबर्ट कोच इन 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रैक्सिस व्हिच काजेज एंथ्रैक्स डिजीज। तो जैसे एंथ्रैक्स डिजीज का कारण क्या होता है, तो एंथ्रैक्स डिजीज का जो कारण होता है वो बैसिलस एंथ्रैक्सिस होता है। तो अब एंथ्रैक्स के बारे में थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। याद रखना कि ये जो एंथ्रैक्स है वो एनिमल एंड जो एनिमल और ह्यूमंस दोनों में जो है डिजीज का कारण बनता है और ये बहुत ही खतरनाक होता है। जंतुओं में क्या होता है, अगर ये एंथ्रैक्स हो जाता है तो जंतु जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, उसकी बॉडी, उसका शरीर पूरा फूल जाता है और 1-2-4 मिनट में ही वो मर जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है और ये एंथ्रैक्स का जो बैक्टीरिया होता है बहुत ही रेजिस्टिव होता है, जल्दी मरता नहीं है। तो ये जंतुओं में जैसे भेड़ हो गई और बकरी हो गई, बफेलो हो गई भैंस, या घोड़े हो गए, तो इन सारे जंतुओं में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो एंथ्रैक्स होता है जनरली जंतुओं में होता है, लेकिन ये जो है जानवरों से कभी कभी इंसानों में भी पहुंच जाता है और इंसान भी इससे जो है मर जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक है। इसका जो है वैक्सीन इसकी अवेलेबल है, लेकिन वो वैक्सीन जो है सूटेबल एज पे लगनी चाहिए, सूटेबल स्टेज पे लगनी चाहिए। अगर कोई अच्छे से इस बीमारी से अफेक्ट कर जाए तो फिर वो मर ही जाता है। तो ये बहुत ही एक ख़तरनाक बीमारी है एंथ्रैक्स, ये हमको ध्यान रखना है। तो इसलिए घर में जब भी हम रहें अपने साफ़ सफाई रखना होगा और इधर उधर जो है गंदी चीज़ों को कभी भी मुख में या इस तरीके से नहीं, अगर हाथ में कहीं कुछ कटा हुआ है या कहीं घाव है तो उसको हमेशा ढक के रखना है। क्योंकि जो एंथ्रैक्स बीमारी है ये जानवरों से जब कभी इंसानों में आती है तो या तो सांस के थ्रू जाती है या तो वो फिर किसी कोई वुंड हो, घाव हो, उसके थ्रू जाती है, तो बहुत ज़्यादा ये घातक होती है। तो चलिए आगे हम लोग रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये जो अगला टॉपिक आपका है डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। तो जो डिजीज का और काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं पौधों में, वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में इसमें हमको पढ़ना है। तो यहाँ देखिए सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे देखिए सेवरल एक वर्ड दिया है, तो सेवरल का मतलब होता है जो एक से अधिक हो, यानी 3, 4, 5, 6, तो उसको हम सेवरल बोलते हैं, एक से अधिक। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज डिजीजेज इन प्लांट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि जो पौधों में बहुत सारे रोग करते हैं। जैसे गेहूं का रोग हो गया, धान में हो गया, आलू में, शुगर केन गन्ने में, ऑरेंज में, संतरे में, सेब में और अदर प्लांट्स में कुछ रोग होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होते हैं।
द डिजीजेज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। यील्ड का मतलब होता है पैदावार। यील्ड का मतलब क्या होता है? पैदावार। तो ये जो रोग होता है ये फसलों का जो पैदावार है उसको घटा देता है। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीजेज। तो टेबल 2.2 को अब देखिए कुछ ऐसे ही रोगों के लिए। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द, तो ये इनको आप देखिएगा, ये दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। तो ये कुछ रोग इसमें दिए गए हैं टेबल एक बना के, इसको हम आपको लिखने के लिए कॉपी में देंगे। आपका एक क्वेश्चन होगा, नेम सम कॉमन प्लांट डिजीजेज काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसके आंसर में आपको ये टेबल खाली बना देना है। तो यहाँ पे देखिए एक टेबल में क्या चीज़ आपको बना के दिया गया है, कुछ डिजीज काजिंग माइक्रोब्स हैं। तो सम कॉमन प्लांट डिजीज काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें प्लांट का डिजीज पहले दिया है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो यहाँ देखिए साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर क्या होता है अभी हम आपको चित्र में इसको दिखाएंगे। बैक्टीरिया से होता है, ये हवा के द्वारा फैलता है। रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूँ में एक लगता है, ये फंगी के द्वारा होता है। एयर सीड्स, तो ये हवा के द्वारा और बीजों के द्वारा फैलता है। येलोविन मोज़ेइका भिंडी ओकरा, तो ये वायरस के द्वारा होता है, ये इंसेक्ट से फैलता है। तो चलिए एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो पहले जो साइट्रस कैंकर है इसको हम लोग देख लेते हैं कि साइट्रस कैंकर जो है कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने अभी देखा कि जो एक रोग है साइट्रस कैंकर। तो साइट्रस मतलब खट्टा होता है, और कैंकर का मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देखिए कुछ धब्बे जैसा कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये इस तरीके से। ये नींबू का फल है, या संतरे में भी ये लग सकता है। तो इस टाइप का जो एक कैंकर होता है, ये एक धब्बा इस नींबू में या संतरे में लगता है, इसको साइट्रस कैंकर बोलते हैं। और इस तरीके का जो रोग आप इसमें देख रहे हैं, तो ये जो रोग है ये साइट्रस कैंकर होता है। कितना ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है, यानी ये फल को बहुत बेकार कर देता है, ख़राब कर देता है, और फल जो है सड़ करके पेड़ से इस तरीके से गिर जाता है। तो ये साइट्रस कैंकर रोग हो गया। तो ये हमने देखा। आगे हम फिर से रीड कर, तो साइट्रस कैंकर के बारे में हमने देख लिया। साइट्रस कैंकर एक रोग होता है, यानी ये नींबू या संतरे में लगता है। ये किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। साइट्रस कैंकर फैलता कैसे? हवा से फैलता है। यानी अगर किसी एक फल में साइट्रस कैंकर का रोग है तो दूसरे फल में ये रोग फैल जाएगा। इसलिए अगर साइट्रस कैंकर से कोई भी फली हमारी या फल अफेक्टेड है तो उस फल को तोड़कर उसको बाग से हमें बाहर फेंक देना चाहिए। अगला जो रोग है यहाँ पे देखिए रस्ट ऑफ व्हीट। दूसरा जो है रस्ट ऑफ व्हीट, यानी गेहूं का ये रोग है। गेहूं का रस्ट ऑफ व्हीट ये फंगी के द्वारा होता है, एयर और सीड से फैलता है, हवा से और बीजों से फैलता है। बीज से कैसे फैलता है? जैसे किसी गेहूं की फसल में, कोई एक गेहूं की फसल है, जो गेहूं की फसल है, अगर इसके दाने में जो है ये लगा हुआ है, ये रस्ट जो है रस्ट ऑफ व्हीट अगर लगा है, तो इसका बीज जब हम खेत में डाल देंगे, इसका बीज अगर हम खेत में डाल देते हैं तो इसका जो नया पौधा होगा उसमें भी ये रोग लग सकता है। तो ये जो है हवा के द्वारा, या किसी एक पौधे में है तो ये उड़ करके दूसरे पौधे को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ये इस तरीके से फैलता है। रस्ट ऑफ व्हीट ये किससे फैलता है? हवा से फैलता है। इसका भी चित्र हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए आप, ये रस्ट ऑफ व्हीट है। ये देखिए गेहूं की जो फसल होती है उसमें ये किस तरीके से जो इसकी जो पत्ती होती है ये एक फंगी के द्वारा होता है। फंगी आप जानते हैं कि ये प्लांट होता है, सेप्रोट्रोप्स जिसे हम कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से होता है, ये गेहूं की फसल में लग जाता है और गेहूं की फसल को ये बेकार करता है। ये देखिए ये रस्ट किस तरीके से लगा हुआ है गेहूं की फसल में, और ये पूरी गेहूं की फसल इससे क्या होती है? बर्बाद हो जाती है। तो ये जो है रस्ट ऑफ व्हीट है, ये आप देख रहे हैं। तो ये किसके द्वारा होता है? फंगी के द्वारा ये रोग होता है। तो जब भी ये रोग हो तो इसका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट होना ही चाहिए। तो फिर से, तो आपने रस्ट ऑफ व्हीट को भी देख लिया, ये गेहूं का रोग होता है। और ये रोग कैसे फैलता है? ये हवा से फैलता है और बीज से फैलता है। अगला जो रोग आपको दिया है एलोविन मोज़ेइका भिंडी ओकरा, जो भिंडी में एक रोग होता है, वायरस के द्वारा होता है। कैसे फैलता है? इंसेक्ट के द्वारा ही फैलता है। तो एलोविन मोज़ेइक, एलो मीन्स पीला, विन मतलब जो उसकी नसें होती हैं दिखाई देती हैं, और मोज़ेइका भिंडी, तो ये जो भिंडी की पत्तियां हैं वो पीली हो जाती हैं। रोग किस तरीके से होता है इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए ये जो एलोविन मोज़ेइक है ये भिंडी का रोग है। तो यहाँ पे देखिए वेन मतलब सिराएँ, जो भिंडी की जो धारियाँ दिखाई दे रही हैं पत्तियों में, ये देखिए भिंडी का जो एकदम पत्ता बिल्कुल हरा होना चाहिए, तो वो पत्ता कैसा हो गया है?
ये पीले कलर का हो गया है। तो येलो वेन मोज़ेक ये है, इसमें देखिए थोड़ा और ज़्यादा घातक रोग इसमें लग गया है, यानी जो भिंडी का पौधा है वो पूरा पीला हो जाता है। तो ये जो येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी या ओकरा इस रोग को कहते हैं। तो ये इस तरीके से होता है। ये किसके द्वारा होता है? वायरस के कारण होता है। ये कैसे फैलता है? कीड़ों के द्वारा फैलता है। जैसे कोई कीड़ा आके भिंडी के ऊपर बैठा, फिर वही कीड़ा आके किसी दूसरे भिंडी के पौधे पर जाके बैठता है, तो ये वायरस को क्या करता है? दूसरे भिंडी में इन्फेक्ट कर देता है, और इस तरीके से ये जो हमारा भिंडी का फसल है ये बेकार हो जाती है। तो ये देखिए भिंडी लगी हुई है, लेकिन इसकी पत्तियां कैसी पीली पड़ गई हैं, और इस तरीके से इसका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और अफेक्ट होगा, और अच्छी भिंडी यहाँ पे नहीं लगेगी। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो ये कुछ प्लांट्स के रोग हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होते हैं, हमको याद रखना है। तो हमने ये भी देख लिया, येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी वायरस के द्वारा होता है, ये इंसेक्ट के द्वारा फैलता है। अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? जो फूड होता है हमारा, वो कभी कभी क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है या हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है, तो उसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप रीड करिए, बहुत समझ में अच्छा आएगा, अच्छा बताया गया है बुक में। तो बूझो, जैसा कि आप जानते हैं, बूझो एक जिज्ञासा की एक लड़की है, और पहेली और बूझो दो बच्चे होते हैं आपके जैसे बिल्कुल। वो जिज्ञासाओं को प्रकट करते हैं और साथ में समझने में चीज़ों को हमारा सहयोग देते हैं। तो इसको रीड करते हैं। बूझो was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home he started vomiting. तो यहाँ पे देखिए बूझो कोई एक लड़की है, जो लड़की है वो अपने फ्रेंड के किसी एक पार्टी में इनवाइट की गई थी, अपने फ्रेंड की एक पार्टी में इनवाइट की गई थी, और वहाँ पे उसने एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। तो उसने ढेर सारा और तमाम सारे प्रकार के फूड को उसने खा लिया, और जैसे ही वो घर पहुँचती है उसके बाद में वो वोमिटिंग मतलब होता है उल्टी करना शुरू कर देना। तो उसने वोमिटिंग करना स्टार्ट कर दिया, एंड ही हैड टू बी टेकन टू ए हॉस्पिटल। तो उसको जो है उल्टी होने लगी, इसलिए उसको जो है एक हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो डॉक्टर ने कहा कि ये कंडीशन जो है फूड पॉइजनिंग के द्वारा हो सकता है। तो डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा? आप भी थोड़ा सोच रहे होंगे कि भोजन पॉइजनिंग कैसे, फूड कैसे पॉइजन बन जाता है। तो यहाँ देखिए पहेली ने सोचना स्टार्ट किया। पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन। तो पहेली को जो है आश्चर्य हुआ कि आखिर में भोजन जो है एक विष या पॉइजन कैसे बन जाता है। तो आगे इसकी रीडिंग हम शुरू करते हैं। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेज। तो जो फूड पॉइजनिंग होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे फूड में ग्रो करते हैं, कभी कभी ये टॉक्सिक सब्सटेंसेज को प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंसेज को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, जो पॉइजन होता है उसका मतलब भी जहरीला होता है, और टॉक्सिक मतलब भी जहरीला होता है, यानी कोई जहरीला पदार्थ होता है जिसको ये प्रोड्यूस करते हैं। आगे यहाँ पे आपको रीड करना है। दीज मेक द फूड पॉइजनस काजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। तो ये जो है भोजन को इतना ज़्यादा जहरीला बना देते हैं कि ये कभी बीमारी और कभी कभी मृत्यु का भी कारण बन सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो फूड है उसको हमको पॉइजनिंग से प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट करने का मतलब रोकना होता है। तो इसको हमको फूड का जो पॉइजनिंग ना हो, इसको हमें रोकना है। तो ये जो फूड हमारा पॉइजन ना बन जाए, जहर ना बन जाए, इसको रोकने के लिए हमको फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स को अपनाने होंगे। तो फूड प्रिजर्वेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं इसको हम देखेंगे। तो रीड करना स्टार्ट करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। तो पहले चैप्टर में हमने देखा फूड प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर, उसमें हमने देखा कि जो प्रोड्यूस्ड फूड होता है उसको हम किस तरीके से स्टोर करते हैं। हाउ डू बी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। तो जो कुक्ड फूड होता है उसको हम घर पर किस तरीके से प्रिजर्व करते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस इज अटैक्ड बाय फंगस। आपको ये पहले से पता है कि अगर हम जो भोजन होता है, रोटी ब्रेड होती है, उसको अगर हम खुले कंडीशन में, मॉइस्चर कंडीशंस में रख देते हैं तो उसमें फंगस लग जाती है।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्ड आवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे भोजन को क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। तो जो स्पॉइल्ड फूड होता है उसके अंदर पहली बात तो क्या होता है, एक फूड स्पॉइल्ड फूड इमिट्स, इमिट मतलब होता है बाहर निकालना या छोड़ना, बैड स्मेल ये बैड खराब की दुर्गंध देता है, बैड स्मेल मतलब दुर्गंध, और एक ख़राब टेस्ट देता है, और इसका जो कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है, यानी अच्छा कलर नहीं रह जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन, क्या फूड का स्पॉइलिंग एक केमिकल रिएक्शन होता है? तो निश्चित रूप से जो फूड का स्पॉइलिंग होता है वो एक केमिकल रिएक्शन होता है। आगे देखिए, पहली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट एट देम फॉर फ्यू डेज, पहली ने कुछ आम खरीदे लेकिन कुछ दिन तक वो उसको खा नहीं पाई, वैसे ही रख दिया। लेटर शी फाउंड दैट दे वियर स्पॉइल्ड, तो बाद में उसको ये पता चला कि वो आम जो है स्पॉइल्ड हो गया, ख़राब हो गया। एंड रोटन, रोटन मतलब होता है सड़ जाना, रोटन का मतलब क्या होता है, रॉट मतलब सड़ जाना, रोटन का मतलब सड़ गया। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो उसका जो आम था उसने ख़रीद के लाया था, कुछ दिन नहीं खाए तो सड़ गया, लेकिन उसको याद आता है कि उसकी दादी जी पहली की दादी जी जो है अचार बनाती थी, और वो अचार जो है बहुत लंबे समय तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता था। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि ये किस तरीके से आखिर हो रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अचार होता है उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले गए होते हैं, और इस कारण वो जो है नहीं ख़राब होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टडी करना। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स, तो चलिए हम हमारे घर में जो कॉमन मेथड्स होते हैं कि फूड को ख़राब होने से बचाना, फूड का प्रिजर्वेशन मतलब भोजन का संरक्षण करना, किस तरीके से उसको हम संरक्षित करते हैं कि वो ख़राब ना हो पाए। तो हमारे घर में कुछ जो भोजन होते हैं किस तरीके से प्रिजर्व किए जाते हैं उसको हमको देखना है। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाना होगा। तो कैसे हम इसको बचाएंगे वो हमको देखना है। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। इसमें पहला जो मेथड आपका है केमिकल मेथड है। तो केमिकल मेथड में क्या होता है, हम जो हमारा फूड होता है उसमें कोई एक केमिकल डालते हैं और इस तरीके से ये जो है बच जाता है। साल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स, एडिबल मतलब खाने योग्य, ऑयल्स आर कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो चेक मतलब सही करना, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकना है ग्रो करने से, तो इसके लिए नमक और खाने का जो तेल है उसका यूज किया जाता है। आपने अचार में देखा होगा कि नमक डाला जाता है और उसको तेल में डुबो दिया जाता है तो ख़राब नहीं होता है। तो ये जो है तेल के अंदर जब कोई अचार होता है तो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाता है, यानी जो फंगस वगैरह है वो नहीं लगता है, और इस तरीके से वो सही और साफ़ सुथरा बना रहता है। देयर फोर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। यानी जो हमारा साल्ट है और एडिबल ऑयल है, इनको हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, क्योंकि इनको डाल देने से जो हमारा फूड है वो ख़राब नहीं होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। बी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, तो हम जो पिकल अचार होता है, पिकल का मतलब अचार होता है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स और साल्ट को डालते हैं जिससे ये ख़राब होने से बच जाए। और दो केमिकल सब्सटेंस यहाँ पे दिए हैं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर यूज्ड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, तो जो याद रखना कि नेम सम कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, तो आप दो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स को याद रखना, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये जो है कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। सोडियम बेंजोएट आप देखते होंगे जो मेडिसिन वगैरह दवाइयाँ आती हैं, जब उन पे आप देखेंगे तो उसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में सोडियम बेंजोएट का यूज होता है। दीज आर आल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वैशेज टू चेक देयर स्पॉयलेज, तो इनका जो है स्क्वैश में और जैम में भी इनका हम यूज करते हैं जिससे वो ख़राब ना हो। तो ये प्रिजर्वेटिव जो है बहुत ही कॉमन है और इसका यूज होता है। तो प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, तो कॉमन साल्ट के द्वारा कैसे इसका प्रिजर्वेशन होता है इसको हम देख लेते हैं। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेज, जो कॉमन साल्ट होता है वो मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए युगों से इसका उपयोग किया जा रहा है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो इनको ड्राई साल्ट यानी सूखे नमक के साथ में इनको ढक दिया जाता है, मीट हो या फिश हो, तो ये जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला रामाइंगोज टैमरिंड एट्सट्रा, तो जो साल्ट है नमक डालना आंवले को हम बचाते हैं
कच्ची आम को इससे बचाए जाते हैं, और टैमरिंड मतलब इमली जिसे हम कह सकते हैं, इसको भी हम बचाते हैं किससे, नमक डाल करके। तो ये प्रिजर्वेशन बाय साल्ट्स। तो प्रिजर्वेशन के हमने दो मेथड देखे। पहला आपका था प्रिजर्वेशन बाय केमिकल मेथड और प्रिजर्वेशन बाय साल्ट, और तीसरा मेथड हम देखने वाले हैं प्रिजर्वेशन बाय शुगर। तो चीनी जो होता है वो भी जो है रोकने के काम आता है। तो कैसे प्रिजर्वेशन बाय शुगर, यानी चीनी से इसका प्रिजर्वेशन कैसे होता है। जैसे मीठा अचार आपने देखा होगा, जैम वगैरह आपने देखा है, तो उसमें ढेर सारा चीनी डाल दिया जाता है या सफिशिएंट अमाउंट में चीनी डाल दिया जाता है, जिसके कारण ये ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ देखिए जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेज आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। तो जैम, जेली और स्क्वैश को हम चीनी के द्वारा इसको बचाते हैं, चीनी डाल देते हैं। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर। जो शुगर होता है वो नमी, मॉइस्चर का मतलब होता है नमी या आर्द्रता, आर्द्रता या नमी दोनों चीज़ होता है, तो इसको ये बचाता है। कंटेंट व्हिच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हिच बैक्टीरिया व्हिच स्पॉइल फूड। तो इनहिबिट्स मतलब रोकता है। तो ये जो चीनी होता है ये नमी को कम कर देता है, और जो ग्रोथ है बैक्टीरिया को, इसको रोकता है, और इस तरीके से जो हमारा फूड होता है वो बच जाता है। अगला देखिएगा प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो ऑयल एंड विनेगर के द्वारा किस तरीके से जो है इसका जो प्रिजर्वेशन होता है। ऑयल का मतलब तेल और विनेगर का मतलब सिरका होता है। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट। तो अगर हम किसी भी जैसे अचार होता है उसमें अगर सिरका या तेल डाल देते हैं, तो तेल में भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता है और सिरके में भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता है। तो ये क्या करता है, एक प्रिजर्वेटिव की तरह ही ये काम करता है, और जो हमारा फूड होता है उसको ख़राब होने से बचाता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑप्टन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। तो सब्जियां, फल और मछली, मीट, इन सबको हम इस मेथड के द्वारा प्रिजर्व करते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। तो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट के द्वारा हम किस तरीके से इसको करते हैं। पाश्चराइजेशन आपने नाम अगर सुना हो तो ये इसका मेथड होता है। आगे देखिए, इसको रीड करते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड। तो आपने अपने घर में अपनी मम्मी को जो है जो दूध है उसको खाने से पहले या यूज करने से पहले उबालते हुए देखा होगा। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम किसी चीज़ को उबाल देते हैं तो ये ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने आप ही मार देता है या ख़त्म कर देता है। आगे देखिए, सिमिलरली बी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। तो जिस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा भोजन होता है, कभी कभी दूध वगैरह इसको हम उबाल देते हैं, उसी तरीके से हमने ये भी देखा होगा सिमिलरली इसी तरीके से कि हम कभी कभी अपना जो फूड होता है उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। जैसे कुछ फल हो गए या पनीर हो गया, इसको हम अक्सर रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। तो लो टेम्परेचर के कारण यहाँ पे क्या होता है, लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो जो लो टेम्परेचर होता है माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है, और जो हमारा फूड होता है वो बच जाता है। आप जानते हैं कि चीज़ों को सड़ाने में माइक्रोब का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आगे यहाँ पे देखिए, कुछ एक जिज्ञासा दी गई है। व्हाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल्ड। तो यहाँ पे देखिए, अब एक क्वेश्चन है कि जो पैकेट में दूध आता है वो दुकान वाला भी कई दिन रखता है, और भी घर पे लाके अगर हम कई दिन रख लें तो ये ख़राब नहीं होता है। माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पास्चुराइज्ड। व्हाट इज़ पास्चुराइजेशन। तो जो बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि जो पैकेट का दूध होता है वास्तव में क्यों नहीं ख़राब होता, क्योंकि जो खुला दूध हम लेते हैं घर पे उसको बिना उबाले रखने से वो 2-3 घंटे में ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पास्चुराइज। तो मेरी माँ ने बताया कि जो दूध है वो पास्चुराइड होता है। और पास्चुराइजेशन क्या है, तो हम आगे अब पास्चुराइजेशन के विषय में पढ़ेंगे। तो पास्चुराइजेशन एक्चुअल में एक मेथड होता है जिसके द्वारा हम दूध को प्रिजर्व करते हैं, स्पॉइलेज से उसको हम बचाते हैं। तो कैसे क्या किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए, पास्चुराइजेशन में पहले हम दूध को लेते हैं एक बर्तन में, और उस दूध को हम 70 डिग्री सेल्सियस तक बहुत तेज़ी से गर्म करते हैं। उसके बाद में 15 से 30 सेकंड के अंदर उसको बहुत तेज़ी से हम चिल्ड करते हैं, बहुत तेज़ी से उसको ठंडा करते हैं। तो अचानक इसको 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना और फिर इसको जो है खूब तेज़ी से ठंडा कर देना अचानक। तो इस जो टेम्परेचर का इतना स्ट्रॉन्ग और हार्ड, इतना हार्श जो है वेरिएशन होता है, तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है, और उसके बाद इसको जो दूध है इसको हम अच्छी तरीके से पैकेट में बंद करके रख लेते हैं। तो इसको पास्चुराइज्ड मिल्क कहते हैं।
लेकिन इसको हम रीड कर लेते हैं। पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। जो पास्चराइज्ड मिल्क होता है, पास्चराइजेशन के थ्रू जिसको हम पैक करके रखते हैं, उसको बिना उबाले हम खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हार्मफुल माइक्रोब नहीं होता, उसको पहले से मार दिया जाता है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। तो इसको 15 से 30 सेकेंड के लिए, यानी आधा मिनट के लिए, बहुत कम समय के लिए इसको हम 70 डिग्री सेल्सियस तक पहले खूब गर्म करते हैं। एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, और फिर अचानक इसको चिल्ड करते हैं। चिल्ड मतलब ठंडा, बहुत ज़्यादा अचानक इसको ठंडा करते हैं और उसके बाद इसको हम स्टोर कर लेते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो ऐसा करने से जो माइक्रोब्स का ग्रोथ है वो रुक जाता है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। इस प्रोसेस को लुइस पास्चर के द्वारा खोजा गया था और इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को, इस मेथड को हम पास्चराइजेशन कहते हैं। तो हु डिस्कवर्ड पास्चराइजेशन? लुइस पास्चर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुइस पास्चर। तो पास्चराइजेशन को किसने खोजा? लुइस पास्चर ने खोजा। पास्चराइजेशन क्या है? पास्चराइजेशन एक मेथड है जिसके द्वारा हम दूध को ख़राब होने से बचाते हैं और उसको माइक्रो फ्री करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। आगे देखिए स्टोरेज एंड पैकिंग। तो स्टोरेज एंड पैकिंग में हम क्या देखेंगे, तो जो हमारा फूड होता है उसको अच्छे से स्टोर करके अच्छे से पैकिंग कर दें तब भी वो ख़राब नहीं होता है। These days dry fruits and even vegetables are sold in sealed air tight packets to prevent the attack of microbes। आजकल जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे आपने काजू या बादाम के पैकेट को देखा होगा, तो उसको इस तरीके से उसको सक किया जाता है। जो इसका पैकेट होता है, इसका जो हवा होता है पूरा अच्छी तरीके से निकाल दिया जाता है। तो इसके अंदर जब हवा नहीं रहती है और बाहर की हवा इसके अंदर जा नहीं पाती है, तो इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट होता है वो बिल्कुल प्रिजर्व रहता है। उसके अंदर कुछ भी ना तो बाहर के माइक्रोब जाएंगे ना बाहर की हवा जाएगी, एयर टाइट होता है इस तरीके से। और कुछ सूखी सब्जियां भी इस मेथड से आजकल बेची जा रही हैं। तो ओवरऑल हमने जो है फूड का जो प्रिजर्वेशन है उसको हमने देख लिया। तो फूड का जो प्रिजर्वेशन में कई सारे मेथड हैं। हमने सबसे पहले केमिकल मेथड देखा, इसमें सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट ये मेथड होता है। प्रिजर्वेशन बाई कॉमन साल्ट, यानी कॉमन साल्ट अगर किसी आंवले में या कच्चे आम में डाल दिया जाए तो ये कुछ दिन तक बचा रह जाता है। प्रिजर्वेशन बाई शुगर, यानी अगर इसमें हम चीनी डाल दें काम भर का पर्याप्त मात्रा में, जैम वगैरह स्क्वैश होता है तो ये ख़राब नहीं होता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, तो ऑयल एंड विनेगर के द्वारा इसको अगर हम डाल देते हैं जैसे अचार में होता है तो ख़राब नहीं होता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट मतलब अचानक से इसको गर्म करते हैं और फिर बहुत जल्दी इसको ठंडा कर लेते हैं। ये मेथड आपका पास्चराइजेशन होता है। इस मेथड से हम दूध को जो है प्रिजर्व करते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग, तो अगर हम जो हमारा फूड आइटम है उसको हम किसी सूखे स्थान पर रखें, उसको एयर टाइट बर्तन में रख दें। एयर टाइट का मतलब एक ऐसा बर्तन जिसमें हवा ना तो बाहर जा सके ना ही अंदर आ सके, तो उस बर्तन को हम एयर टाइट बर्तन बोलते हैं या एयर टाइट जो डिब्बा होता है वो बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर हम रख लें तो जो फूड का ये प्रिजर्वेशन है वो हो जाता है। तो अगला टॉपिक जो हमारा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।